आज हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको शॉर्ट में GERD के नाम से जाना जाता है। ओके, सो गैस्ट्रो में हम रेफ़र कर रहे हैं स्टमक को, और ईसोफेजियल का मतलब ईसोफेगस से है। रिफ्लक्स का मतलब है वापस आना। ओके, सो स्टमक में जब खाना चला जाता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो माउथ के रास्ते होते हुए ईसोफेगस से स्टमक तक पहुंचते हैं, और वहाँ स्टमक में गैस्ट्रिक जो एंजाइम्स हैं, जो एसिड्स हैं, वो रिलीज़ होते हैं ताकि डाइजेशन हो। ओके, सो वो वाला जो फूड है और वो जो एसिड है, अगर वो स्टमक से नीचे इंटेस्टाइन की तरफ जाने की बजाय अगर उसका कुछ पार्ट वापस ईसोफेगस की तरफ आता है, जिसको हम डकार आना कहते हैं, तो वो वाला जो कंडीशन है वो अगर बहुत ज़्यादा होने लगे तो उस डिज़ीज़ कंडीशन को हम GERD के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, रिफ्लक्स वापस आना। ओके, सो जो GERD है उसकी क्या कारण है? GERD के कारण में एक कारण जो है वो ये है कि ईसोफेगस जो होता है, ईसोफेगस और स्टमक, ईसोफेगस जहाँ पे ख़त्म होता है और जहाँ से स्टमक शुरू होता है वहाँ पे स्पिंक्टर होता है, कार्डिक स्पिंक्टर कहते हैं। वो स्पिंक्टर क्या होता है? मसल होती हैं। मसल की इस तरीके का आकार होता है जो ईसोफेगस की ट्यूब को नीचे से बंद और खोलने में मदद करते हैं। जब खाना जाना होता है तो स्टमक के लिए वो स्पिंक्टर खुल जाते हैं, खाना पास होता है स्टमक की तरफ, और जब खाना चला जाता है तो वो स्पिंक्टर बंद हो जाता है। ये स्पिंक्टर नॉर्मली क्यों बंद होते हैं खाना जाने के बाद? ताकि जो स्टमक में एसिड्स होंगे वो किसी भी कारणवश वापस वो एसिड या वो फूड जो है वापस ईसोफेगस की तरफ नहीं आए। ओके, सो एक बड़ा रीज़न जो GERD होने का ये है कि अगर किसी कारणवश वो स्पिंक्टर ख़राब हो गए हैं, वो मसल ठीक से क्लोज़ और ओपन नहीं हो रहे हैं या क्लोज़ नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो ओपन रह जाता है तो भी ऐसा हो सकता है कि बार बार जो एसिडिक फूड है वो वापस ईसोफेगस की तरफ आए, एक रीज़न। ओके, इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, एक्सेस में खाना खाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खाना मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइम्स और एसिड्स आएंगे और इस वजह से भी बार बार डकार आ सकती है। इसी के साथ साथ बहुत स्पाइसी खाना खाया है, बहुत मिर्ची वाला, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाया है, बहुत गरम खाना खाया है, इन कंडीशंस में हो सकता है। बहुत ऑलरेडी एसिडिक जो खाने होते हैं जिसमें सिरका डला हुआ है या कुछ और आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं वो डली हुई हैं, तो वो सारी चीज़ों से भी ऐसा हो सकता है कि बार बार रिफ्लक्स हो जाए। ओके, इसके अलावा ईसोफेगस या स्टमक के कुछ डिजीज़ कंडीशंस की वजह से हो सकता है ऐसा। ओके, इन सब के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति की कुछ आदतें हों जिनकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अल्कोहल वगैरह की आदत है उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से धीरे धीरे मस्कुलर रिलैक्सेशन हो जाता है, या फिर हम देखते हैं कि कुछ दवाइयों की वजह से ऐसा हो सकता है, कुछ दवाई ले रहे हैं किसी और बीमारी के लिए, लेकिन उसकी वजह से भी ऐसा देखा गया है कि रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो स्टमक का खाना है वो वापस ईसोफेगस की तरफ आ सकता है। अब हम बात करें कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो लक्षण में जो पेशेंट हैं उनको बार बार रिफ्लक्स होता है, या डकार आती है, बहुत खट्टेपन जैसा डकार आता है, या फिर बहुत ज़्यादा नौजिया या ऐसा लगता है जैसे वॉमिट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, खाना ठीक से पच नहीं पाता है। ठीक है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि बिना किसी कारण के जो व्यक्ति हैं उनका जो वेट है वो बहुत जल्दी जल्दी लूज़ हो रहा है या कम होता जा रहा है, वीकनेस बॉडी में आ रही है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पेशेंट्स में। इसी के साथ साथ जो ये जो एसिड है या एसिड वाला जो फूड है जो स्टमक में है, ओके, वो जब ईसोफेगस की तरफ आता है या मुंह की तरफ आता है तो उसकी वजह से ईसोफेगस में छाले होने के चांसेस हैं, मुंह में जो दांत हैं उनमें खराबी आने के चांसेस हैं, क्योंकि एसिड बार बार जो है वो दांतों पे लग रहा है। तो ये सारे लक्षण हम नॉर्मली पेशेंट्स में देखते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि इसकी जांच कैसे कर सकते हैं,
तो जांच करने के लिए नॉर्मली हम पहले तो एक प्रॉपर हिस्ट्री ले लेते हैं ये जानने के लिए कि कहीं ये जो बीमारी है ये फैमिली में और किसी को है या पिछली पीढ़ी में किसी को है या नहीं, क्योंकि हेरिडिटरी भी जीआई के काफ़ी डिसऑर्डर्स हम देखते हैं कि हेरिडिटरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, सो इस वजह से हम प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। इसी के साथ साथ बेरियम एक्सरे किया जाता है, जिसमें बेरियम का सोल्यूशन जो है वो पिलाया जाएगा और उसके बाद एक्सरे कराया जाता है। ये बहुत ईजी हो जाता है नॉर्मल एक्सरे की कंपैरिजन में, क्योंकि बेरियम पिलाने के बाद जब एक्सरे लेते हैं तो बहुत साफ़ वो नज़र आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो बेरियम एक्सरे के अलावा जो है सीटी और एमआरआई कराया जा सकता है। इनके अलावा एंडोस्कोपी कराया जा सकता है या फिर ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी कराया जा सकता है, जो एंडोस्कोपी का एक पार्ट है, जिसमें आप जहाँ तक ट्यूब जो है, जो एक मेटालिक ट्यूब होता है जिसके एंड में कैमरा होता है, उसको जब आप इंसर्ट करते हैं मुंह के द्वारा तो वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक और ड्यूडेनम तक जाएगा, ये पता लगाने के लिए कि किस जगह पे किस तरीके की प्रॉब्लम है। ओके, इसके अलावा एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो पीएच जो होता है, पीएच के हिसाब से हमें पता चलता है कि एसिडिक है या नहीं है। तो पीएच को मॉनिटर करने के लिए या पता लगाने के लिए पीएच मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। ओके, लास्ट हम बात करते हैं कि हम इलाज कैसे करेंगे। तो इलाज के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि एसिडिटी कम करना। तो एसिडिटी कम करने के लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं ताकि कम एसिड्स बने, एंटासिड्स दे सकते हैं ताकि जो एसिड जो चीज़ें हैं या जो एसिड वो स्थिति है उसको हम बैलेंस कर सकें, या फिर हम एसिड सप्रेसेंट्स देते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मली दी जाती हैं ताकि एसिडिटी कम की जाए। ओके, इसके अलावा हम बहुत पानी पीने के लिए कहते हैं पेशेंट्स से। बेसिकली इसके अलावा ज़्यादातर और कोई मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब जैसे स्पिंक्टर ख़राब हो गया है या कोई वहाँ पे घाव है, तो अगर वो मेडिसिन से ठीक नहीं होगा तो सर्जिकली उस चीज़ को रिपेयर किया जा सकता है। एज अ नर्स हम पेशेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिए, सिंपल सा खाना जैसे बहुत लाइट जो खाने होते हैं उसका यूज़ करें कुछ टाइम के लिए, ताकि ये जो जलन वाली फीलिंग है, जो बर्निंग हो रहा है चेस्ट में, एसिडिटी हो रही है, वो सब कुछ हट सकती है। इसी के साथ साथ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि स्मोकिंग या अल्कोहल वाली आदतें हैं तो वो हटाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। तो ये था GERD के बारे में, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।